एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने पे बैक पीरियड मेथड पढ़ लिया था। उसके उदाहरण हमने कैलकुलेट किया था, सॉल्व किया था। आज हम पे बैक पीरियड मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्भुगतान अवधि के गुण कौन कौन से हैं। सबसे पहला गुण है सरल, क्योंकि इसको समझना बिल्कुल आसान है, इस वजह से पहला गुण है सरल और इसको प्रयोग करने में भी आसान रहती है ये विधि। दूसरा ऐसा गुण है रोकड़ की कमी वाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है यह विधि। यह विधि ऐसी संस्थाओं के लिए अत्यधिक महत्व की होती है जिनमें रोकड़ की कमी होती है तथा जो परियोजना अपने वित्त की व्यवस्था ऋण लेकर करती हैं, ऐसी संस्थाएं लघु पुनर्भुगतान अवधि वाली परियोजनाओं पर ही विचार करती हैं। यानी वो ऐसी ही परियोजनाओं को चुनती हैं जिनमें उनका रीपेमेंट वापस जल्दी से, पुनर्भरण जल्दी से हो जाए। तीसरा इसका लाभ है अप्रचलन का भय। ऐसे उद्योग जिनमें तकनीकी प्रगति बड़ी तेजी से होती है वहां मशीनों के अप्रचलन का भय अधिक रहता है। अतः उन्हीं परियोजनाओं को चुना जाता है जिनकी पुनर्भुगतान अवधि कम से कम हो। नेक्स्ट है अधिक सही अनुमान। इस विधि में परियोजना के संपूर्ण जीवन पर विचार नहीं किया जाकर बल्कि उसकी लागत के केवल पुनर्भुगतान की अवधि पर ही विचार किया जाता है। इस वजह से अल्पकालीन विक्रय व लागत तत्वों के अनुमान अधिक सही होते हैं। तो यह कुछ पे बैक पीरियड मेथड्स के मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहला है विनियोजित कोषों की शीघ्र वापसी को अधिक महत्व दिया जाता है। इस विधि में विनियोग की लाभदायकता की अपेक्षा उसकी तरलता पर अधिक फोकस दिया जाता है। दूसरा डीमेरिट्स है विनियोजन से प्राप्त कुल आय की व्याख्या न करना। इस विधि में विनियोग पुनर्भुगतान पर ध्यान दिया जाता है। यह विधि विनियोग के जीवन काल में प्राप्त कुल आय पर विचार नहीं करती, यानी टोटल रिटर्न्स कितना प्राप्त हुआ है इस पे ध्यान नहीं देकर कि इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि विनियोग पुनर्भुगतान पे इसका मेनली फोकस रहता है। तीसरा है पूंजी लागत की उपेक्षा। यह विधि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इग्नोर करती है, जबकि पूंजी की लागत सुदृढ़ विनियोग निर्णयों का आधार होती है। अतः यह विधि सुदृढ़ विनियोग निर्णयों का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि यह विधि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की उपेक्षा करती है। नेक्स्ट है समय कारक पर ध्यान नहीं। इस विधि में आय प्राप्ति के समय कारक पर विचार नहीं किया जाता। विभिन्न परियोजनाओं से विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त होने वाली आय को तुलनात्मक बनाने के लिए उनका वर्तमान मूल्य एनपीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू ज्ञात करना आवश्यक है, लेकिन इस विधि में ऐसा नहीं किया जाता। इसमें अवशेष मूल्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता इस विधि में, और प्रारंभिक वर्षों के प्रत्याय पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ इस विधि के डीमेरिट्स भी हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। आगे बात करें पुनर्भुगतान विधि में सुधार। पुनर्भुगतान विधि में सुधार के रूप में क्या हुआ है, पुनर्भुगतान अवधि के पश्चात की लाभदायकता की गणना की जाती है, यानी पे बैक पीरियड के बाद की लाभदायकता की लाभों की गणना की जाती है। और उसका सूत्र है टोटल कैश इनफ्लोज इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट। यानी जो टोटल कैश इनफ्लो किसी भी परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त हुआ है उनमें से अगर इनिशियल कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पोस्ट पे बैक पीरियड के बाद का लाभ कैलकुलेट हो जाएगा। दूसरा इसका और भी फॉर्मूला है, एनुअल कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लाइफ में से, अगर पे बैक पीरियड निकाल देते हैं और उसको एनुअल कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पोस्ट पे बैक पीरियड के बाद का लाभ कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ एक उदाहरण से समझते हैं। XYZ लिमिटेड इज कंसीडरिंग द परचेज ऑफ ए मशीन। XYZ लिमिटेड हैं जो वह एक मशीन परचेज करना चाहती हैं। दो मशीन्स अवेलेबल है मार्केट में, ए और बी। उनकी कॉस्ट है 60,000 रुपये प्रत्येक मशीन की लागत है। अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड एज फॉलोज। कैश इनफ्लोज दे रखा है मशीन ए के 500 सालों का 20,000 हैं, जबकि मशीन बी में प्रतिवर्ष जो कैश इनफ्लो प्राप्त होने वाला है वह अलग अलग है। पहले साल 10,000 हैं, दूसरे वर्ष 15,000, तीसरे वर्ष 25,000, चौथे वर्ष 30 और पाँचवें वर्ष 30। इवेल्युएट द टू अल्टरनेटिव बाय यूजिंग पे बैक पीरियड
पे बैक पीरियड मेथड एंड पोस्ट पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी मेथड। अपने को ज्ञात करना है पुनर्भुगतान अवधि विधि तथा पुनर्भुगतान अवधि के बाद लाभदायकता विधि के आधार पर कि कौन सी मशीन का सिलेक्शन किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो क्वेश्चंस में दे रखा है 60,000 रुपये हैं। मशीन ए का कैश इनफ्लो है वह समान है। यहाँ से पे बैक पीरियड अपने को कैलकुलेट करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि समान ये दिया हुआ है, प्रतिवर्ष समान है। कैश इनफ्लोज तो डायरेक्टली अपन I/C फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्टली पे बैक पीरियड निकाल सकते हैं। फिर भी यहाँ क्यूमुलेटिव इनफ्लोज में बदल दिया गया है। और मशीन बी, यहाँ देखिए, यहाँ इसका जो कैश इनफ्लोज प्राप्त हो रहा है वह असमान है, इस वजह से इसको क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज में बदला जाएगा। ये क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज में बदल दिया। पहले वर्ष 10, दूसरे वर्ष 10 में 15 ऐड किया 25, तीसरे वर्ष 25 + 25 50, चौथे वर्ष 50 + 30 80 और 80 + 30 5 वर्ष 1,10,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। मशीन ए का अपने को पे बैक पीरियड और पे बैक पीरियड के अवधि के बाद की लाभदायकता की गणना करनी है। तो मशीन ए का पे बैक पीरियड ज्ञात करें तो I/C इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन कैश इनफ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये हैं और जो ए मशीन है उसका कैश इनफ्लोज है 20,000 रुपये, समान है। तो 3 ईयर हल किया तो 3 ईयर इसका पे बैक पीरियड आ गया। ठीक है, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी की गणना करते हैं तो इसका सूत्र है टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल कॉस्ट। टोटल कैश इनफ्लो इन द लाइफ, जो मशीन ए हैं उनसे देखें टोटल कैश इनफ्लो पूरे 5 साल में कितना प्राप्त हो रहा है। 5 साल में लाख रुपए प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि 20,000 5 साल प्राप्त हो रहे हैं। तो टोटल हो गए 5 सालों का ये योग 1 लाख रुपए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000, तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी आ गई 40,000, यानी पे बैक पीरियड के बाद की लाभदायकता कैलकुलेट कर ली, वो आते हैं 40,000 रुपये। ऐसे ही मशीन बी का पे बैक पीरियड अपन ने कैलकुलेट किया। इनके जो प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाला जो कैश इनफ्लो है वह समान नहीं है, यहाँ देख सकते हैं। इस वजह से क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का अपने सहारा लिया, इसमें बदला है इसको। इनिशियल कॉस्ट है 60,000 रुपये, तो 60,000 रुपये चौथे ईयर में अपने को प्राप्त हो रहे हैं, यानी 3 वर्ष तो कंप्लीट हैं। यहाँ वही किया, 3 वर्ष तो कंप्लीट हैं। अपने को चाहिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो 60,000 रुपये माइनस 50,000 रुपये जो कि 3 वर्ष तक अपन ने कंप्लीट लिए हैं, वहाँ तक आ गया। और इसको अनुपात में बदलने के लिए 30,000 रुपये जो यहाँ हैं, ये देखिए 60,000 रुपये हैं 3 वर्ष तक तो कंप्लीट, क्योंकि अपने को कॉस्ट जो है वह 3 वर्ष तक तो 50,000 रुपये ही प्राप्त हो रही है कैश इनफ्लोज के माध्यम से, तो 3 साल तो पूरे लग गए। उसके बाद बचे अपने 10,000 रुपये, वो इसमें शामिल हैं चौथे वर्ष में। इस वजह से 60,000 में से 50,000 बाकी निकालेंगे तो ऑटोमेटिक पता चलता है कि इसमें अपने 10,000 रुपये शामिल हैं। उसको फिर 12 महीने के रेशियो में बदलने के लिए 30,000 जो इसके सामने कैश इनफ्लोज हैं उससे डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रेशियो में निकल के आ जाएगा। यही सूत्र में लिखा है 3 + 60,000 - 50,000 अपॉन 30,000। कैलकुलेट करते हैं तो 3 सही 1/3 ईयर्स पे बैक पीरियड आ जाता है मशीन बी का। इसके पे बैक पीरियड के बाद की लाभदायकता की गणना करें तो टोटल कैश इनफ्लो लाइफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इसका टोटल कैश इनफ्लो देखें तो वो है 1,10,000 रुपये। चाहे इनका जोड़ कर लें या इसका लास्ट का फिगर देख लें 5वें ईयर का, 1,10,000 रुपये हैं माइनस इनिशियल कॉस्ट 60,000 रुपये हैं। सॉल्व किया 50,000 रुपये आ गए। अब यहाँ से यदि पे बैक पीरियड के आधार पे मशीन का सिलेक्शन करना है तो देखें मशीन ए का पे बैक पीरियड है 3 ईयर और मशीन बी का पे बैक पीरियड है 3 सही 1/3, यानी पे बैक पीरियड मशीन ए का कम है, यानी जो 60,000 रुपये परियोजना में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह मशीन ए को चुनते हैं तो उससे 3 वर्ष में प्राप्त हो जाएंगे और बी को चुनते हैं तो 3 सही 1/3 ईयर में प्राप्त होंगे। इस वजह से पे बैक पीरियड के आधार पे तो मशीन ए का सिलेक्शन किया जाना चाहिए क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है बी की तुलना में। वैसे ही अकॉर्डिंग पे बैक पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हैं तो पे बैक पीरियड के बाद के लाभ को देखते हैं तो मशीन ए का लाभ है 40,000 जबकि मशीन बी का है 50,000 रुपये। यदि इसको ध्यान में रख के चुनना है तो फिर मशीन बी को सेलेक्ट किया जाएगा क्योंकि मशीन बी का
पे बैक पीरियड लाभ वह एक की तुलना में 10,000 रुपये अधिक हैं। तो इस प्रकार यह पे बैक पीरियड और पोस्ट पे बैक पीरियड की गणना की जाती है। यहाँ अपनी यह पे बैक पीरियड मेथड समाप्त होती हैं। धन्यवाद।